नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी बुक्स की मैराथन क्लास, जो कि होगी कक्षा 5 पर्यावरण से संबंधित। यहाँ पर कक्षा 5 पर्यावरण में आपको संपूर्ण विश्लेषण के साथ में 22 अध्याय एक साथ देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर 5वीं का पर्यावरण जो होता है, इससे बहुत क्वेश्चन टेट एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो पूरे 5वीं के पर्यावरण का यहाँ पर संपूर्ण निचोड़ होगा और 22 अध्याय एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन की ये मैराथन क्लास। तो यहाँ पर आप पहले एक नजर सभी चैप्टर्स पर डालें, जहां पर जो चैप्टर हमने इसमें शामिल किए हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो एक नजर डालते हैं सभी अध्याय पर जो जो हमें इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। तो जैसे पहला अध्याय कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, दूसरी कहानी सपेरों की, तीसरा चखने से पचने तक, चौथा है यहाँ पर आम खाए 12 महीने, और 5वां चैप्टर है यहाँ पर बीज बीज बीज, छठा है बूंद बूंद दरिया दरिया, और 7वां है पानी का प्रयोग, 8वां मच्छरों की दावत, 9वां है यहाँ पर कमर डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। इसी के साथ में 10 यहाँ पर रहेगा बोलती इमारतें, 11 अध्याय है यहाँ पर सुनीता अंतरिक्ष में, 12वां खत्म हो जाए तो, और 13वां है यहाँ पर बसेरा ऊंचाई पर, जब कांपी धरती उसी से ठंडा उसी से गर्म, और कौन करेगा यह काम, फांद ली दीवार, जाए तो जाए कहाँ, किसानों की कहानी, बीज की जुबानी, और किसके जंगल, ये 20 है, यहाँ 19 दो बार लिख दिया है, ये 20वां अध्याय है, ठीक है, किसके जंगल, और 21 है किसकी झलक किसकी छाप, और 22वां अध्याय यहाँ पर हमारा रहेगा फिर चला काफिला। तो इन सभी अध्याय से बहुत ही अच्छे प्रश्न निकलते हैं और निश्चित ही ये प्रश्न आपके लिए काफी उपयोगी यहाँ पर साबित होंगे। तो चलिए पूरा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन सभी अध्याय से अध्यायवार यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि जैसे कुछ मछलियां होती हैं, ये खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों के माध्यम से देती है। क्योंकि जीव जंतु संबंधित प्रश्न आते हैं कि भाई एक दूसरे को अपनी जो सूचना होती है, चेतावनी होती है, किसके माध्यम से देती है, तो यहाँ पर बिजली तरंगों के माध्यम से देती है। इसी के साथ बात करते हैं कुछ जानवर जो होते हैं, ये तूफान भूकंप आदि आने पर अजीब सी हरकतें करते हैं, और जो लोग जंगल में रहते हैं वो जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं और वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कोई भी अनहोनी घटना होने वाली है। तो ये जानवरों को के व्यवहार को पहचान करके लोग ऐसा अनुमान उसमें लगा लेते हैं। इसी के साथ में हम बात करते हैं एक और विशिष्ट जीव की, जैसे कि जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ लंगूर। इससे हमेशा प्रश्न आता है, ये लंगूर के पास आती मुसीबतें, जैसे वो शेर चीता आदि को देख करके खास किस्म की आवाज निकालता है और अपने साथियों को संदेश देता है, और इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाजें निकालते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हर जीव जो है वो अपना संदेश दूसरे साथी तक किस प्रकार से पहुंचाता है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ इसमें बात करते हैं आगे कुछ जानवरों के सोने के समय की। यदि हम देखें तो जानवर संबंधित सोने का समय आ जाता है, तो हाथी जो होता है वो सिर्फ 2 घंटे सोता है, जिराफ 2 घंटे, गाय 4 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, सलाथ जो होता है ये 17 घंटे, और अजगर जो होता है ये 18 घंटे। इस प्रकार सभी जीवों के सोने का जहां पर समय है, तो इन्हें आप ध्यान रख सकते हैं कि जो अजगर है वो सबसे ज्यादा समय तक, 18 घंटे तक। सलाथ से संबंधित प्रश्न जरूर आता है, ये 17 घंटे सोता है। चलिए, और हाथी 2 घंटे सोता है, बड़ा जीव है फिर भी। चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ जानवर जो होते हैं जिनमें देखने, सुनने और सूंघने की, महसूस करने की शक्ति होती है। तो कोई जानवर कई मीलों दूर से शिकार को देख लेता है, तो कोई जानवर जो होता है हल्की हल्की आहट भी सुन लेता है। या यहाँ पर आप बात कर सकते हैं बाघ की, है ना, क्योंकि बाघ से संबंधित प्रश्न आपको सीरियल में जरूर मिलता है। और कोई जानवर अपने साथी को सूंघ करके ढूंढ लेता है। चलिए, अब ये तो कुछ क्वेश्चन थे, अब हम आते हैं अपने चैप्टर वाइज, अध्याय वाइज क्वेश्चनों पर। तो फर्स्ट यहाँ पर आ रहा है कैसे पहचाना साथी को, यानी कि अपने जो चींटी थी, कैसे पहचाना चींटी ने अपने दोस्त को, यही इससे संबंधित है। और चींटियां जो होती हैं ये चलते समय अपने पीछे एक खास किस्म की गंध छोड़ती है, जिसे हम फेरोमोन्स कह सकते हैं, और इसी गंध के कारण चींटियों को पता चलता है कि उन्हें किस ओर जाना होता है। आपने देखा चींटियां जो होती है एक दूसरे के पीछे कतार में चलती रहती है, तो वो एक तरह का पदार्थ छोड़ती है, इसी गंध के कारण से पीछे वाली चींटी उसके साथ चलती है। इसी की बात करते हैं, कुत्ता जो होता है वो सड़कों पर अपनी जगह जगह
कुत्तों की अपनी अपनी जगह बटी होती है और एक कुत्ता दूसरे के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में कोई बाहर का कुत्ता आया था, है ना, और इसी प्रकार से उसको देख करके उसकी मल मूत्र को सूंघ करके पहचान कर लेते हैं। मच्छर जो होते हैं, मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे और शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। चलिए, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। इसमें आवाजें अलग अलग की, यही पहले अध्याय के अंतर्गत ये चीज चल रही है हमारी। तो आवाजें अलग अलग तरीके से मतलब है, जैसे कुछ पक्षी जो होते हैं खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाजें निकलते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए वो एक तरह की आवाज है, जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाजें निकालते हैं। तो देखिए, मतलब ऊपर से कोई शत्रु आ रहा है, उनके लिए कोई खतरा आ रहा है तो वो अलग तरह की आवाज निकालेंगे, नीचे से आ रहा है, जमीन पर चलकर आ रहा है तो अलग तरह की आवाज निकालते हैं। इसी के साथ में बहुत से जानवर किसी खास किस मौसम में गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे छिपकली है, तो ये सर्दियों के दिनों में अचानक कहीं गुम हो जाती है, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, सुप्त निंद्रा, यानी कि जो शीतकालीन निंद्रा होती है उसमें ये चली जाती है। इसी प्रकार से डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालता है और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले नोट्स की ओर चलते हैं। तो रेशम के कीड़े संबंधित है अगला हमारा। यहाँ पर अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही रेशम का कीड़ा जो होता है ये पहचान लेता है। और अक्सर हम किसी गंध से तब ज्यादा परेशान होते हैं जब हमारा मन उसको गंदा मान लेता है। अगर हम मन में बना लें तो वही गंध हमें उतनी परेशान नहीं करती है। कहने का मतलब है कि जैसा हम मान लेंगे वैसा हमारा मस्तिष्क व्यवहार करता है। चलिए आगे इसमें बात करते हैं स्लाथ की। स्लाथ एक विशेष जीव होता है जो कि जिस पेड़ पर ये रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं, है ना। तो ये विशेष क्यों है, तो इसमें एक विशेष बात ये होती है कि जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खा करके पलते रहते हैं और इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखिए, इनमें विशेष बात ये है कि ये सप्ताह में एक ही बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो 7 दिनों में ये एक बार पेड़ से नीचे आता है और बाकी पूरे टाइम ये उसी पेड़ पर पत्ते खा करके सोता रहता है। तो ये भालू जैसा दिखते हैं और पर भालू नहीं है और ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक करके मस्ती में सोते रहते हैं। तो ये इनमें विशेष बात है कि ये सारा दिन मतलब सोते रहेंगे, 17 घंटे तक ये सोते रहेंगे और सप्ताह में एक बार ही ये शौच के लिए उतरते हैं। और एक और बात होती है कि ये पूरे जीवन काल में सिर्फ 7-8 पेड़ ही बदलते हैं। ये भी इनकी एक विशेष बात है। जब ये अपने पेड़ के पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं, यानी कि एक पेड़ के पूरे पत्ते खा लेने के बाद ही ये दूसरे पेड़ पर पहुंचते हैं। इसी प्रकार से लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं, यानी कि पूरे जीवन काल में सिर्फ 8 पेड़ पर ही ये अपना जीवन बिता देते हैं। आगे है पक्षियों की आंखों से संबंधित प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। जैसे चीलबाज और गिद्ध हैं, जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं और जो चीजें हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वो चीजें इन्हें 8 मीटर की दूरी से भी ये देख लेते हैं। तो इनकी जो नजरें होती है हमारे से ज्यादा होती है, 4 गुना ज्यादा होती है। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है और पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। जबकि बिल्कुल सामने देखते हैं, जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीजों पर होती है। इसके साथ पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है। तो जब वो अपनी दोनों आंखों की नजरें एक ही वस्तु पर केंद्रित करेंगे तो उन्हें दूरी का एहसास होगा और जब ये अलग अलग चीजों पर केंद्रित करेंगे तो उनका देखने का दायरा जो होगा, यानी कि जो देखने का क्षेत्र है वो बढ़ जाता है। आगे बात करते हैं। ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली जो होती है वो घूम नहीं सकती है, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। इसी के साथ में आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, हमेशा यहाँ से आता है। जैसे उल्लू है तो वो कैसे देखता है या उसको हर वस्तु कैसे दिखाई देगी। तो ध्यान रखिए, रात में देखने वाले जो जानवर होंगे, जगने वाले जानवर, वो सफेद और काली ही देखते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, फिर भी वो जमीन पर हुए कंपन को वो सुन लेता है। आगे बाघ से संबंधित यहाँ पर कुछ बातें हैं। बाघ
की जो मूंछ होती है हवा में हुए कंपन को भाप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इन्हें अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में इससे मदद मिलती है और बाघ हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। गुस्से में आवाज और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज, कभी कहराना हो कभी गुर्राना हो। और बाघ का जो गुर्राना होता है 3 किलोमीटर तक दूर तक सुना जा सकता है। यहां से एक प्रश्न बनेगा, कितने दूर तक सुना जा सकता है और कितनी गुना वो हमसे तेज देखता है। चलिए, बाघ जो होते हैं हवा के पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भाप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम जाते हैं। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं और जिससे इनका इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो जाता है और एक बाघ किसी दूसरे बाघ की मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है और इस इलाके में घुसना या नहीं उसकी मर्जी होती है। आगे यहाँ पर कस्तूरी हिरण है जो कि थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है और जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। हाथी को उसके दांत, गैंडे को उसके सींग और शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। तो कौन से जानवर को किस लिए मारा जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई कि उनके लुप्त हो जाने का खतरा जो है काफी बढ़ चुका है। हमारे देश में सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा भी दे रही है। जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना। इन जंगलों में शिकार करना मना है और यहाँ लोग जानवर या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगला चैप्टर हमारा आता है यहाँ पर कहानी सपेरों की। दूसरा अध्याय यहाँ पर शुरू हो रहा है। कालबेली है तो ये एक सपेरों की जाति होती है जो सांप को अपनी बीन या धुन पर नचा सकते हैं, उन्हें हम कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया नाच, इसमें भी सांप जैसी मुद्राएं होती है, एक प्रकार का नाच होता है। और हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं, जैसे करेत, नाग, दुबोया और अफाई। सांपों की जो पिटारी होती है कांवड़ जैसी दिखती है और सांप के डंक के निशान से जानने की कोशिश की जाती है कि किस सांप ने काटा है। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत उस व्यक्ति के शरीर में से चला जाता है और इसके जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसके तुरंत जहर के असर को खत्म कर देने वाली जो दवाई होती है सीरम दी जाए और यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये मिलता है। सांप किसान के दोस्त होते हैं। सांप ना होते तो खेतों में फसलों को चूहों से कौन बचाता है। इस प्रकार से सांप जो होते हैं वो किसान के लिए मदद भी करते हैं चूहे को खाकर, क्योंकि चूहे फसल खाते हैं। अगला है यहाँ पर बिन पार्टी के बाजे। बिन, तुम्बा, खंजरी और ढोल के अलावा तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। जो लौकी होती है जब वो काफी लंबी होती है और वो सूख जाती है तो उससे भीतर का भाग जो होता है खोखला साफ कर दिया जाता है और उससे ये बाजे बनाए जाते हैं। तो इन्हें बिन पार्टी के बाजे के नाम से भी यहाँ पर बताया गया है। अगले अध्याय की बात करते हैं चखने से पचने तक की। तो आमतौर पर हमारे पेट के अंदर लगभग 30 सेंटीग्रेड तापमान होता है और हमारे पेट का पाचक रस एसिड अम्ल की तरह होता है। उड़ीसा का कालाहांडी जिला, एक तरफ तो कालाहांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है और दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। दूसरी तरफ कालाहांडी के कई गरीब भूखमरी से मर रहे हैं और कई बार तो यहाँ धान गोदामों में पड़ा पड़ा भी सड़ जाता है। अगला जो अध्याय हमारा आम खाए 12 महीने से। तो यहाँ पर एक गांव है अनेत्यपुरम गांव, ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है और मामिडी तांड्रा जो होता है ये आम के पापड़ का नाम है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में। आम पापड़ बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरतें होती हैं, जैसे कि चटाई, केजुरीनी के पेड़ के डंडे और नारियल से बनी हुई रस्सी, गुड़, चीनी आदि। इसी के साथ में आम का पापड़ जो होता है तैयार होने में 4 हफ्तों का समय लग जाता है। और शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में क्यों सुखाया जाता है, ऐसा प्रश्न आपने कई बार देखा। क्योंकि शीशियां जो होती है जिनके अंदर कोई नमी ना रह जाए, नमी रहेगी तो ये खराब हो जाएंगे, है ना। जो अचार वगैरह हम जो कुछ रखेंगे वो खराब हो सकता है। आम को पूरे साल चलाने के लिए उससे अचार, पापड़, आम पापड़, चटनी, टॉफी, रस आदि कई चीजें उससे बना ली जाती है और उन्हें वर्ष भर चलाया जाता है। खाने की चीजों को 1-2 दिन तक खराब होने से बचाने के लिए हम कुछ घरेलू उपाय उसमें करते हैं। और घरेलू उपाय हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बात 1-2 दिन तक बचाने के लिए हो रही है।
जैसे पके हुए चावल है तो उन्हें एक कटोरी में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं, जिससे कि वो 1-2 दिन हमारे लिए सुरक्षित हो सकते हैं। हरा धनिया गिले कपड़े में लपेट करके इसे रख सकते हैं ताकि ये हरा और ताजा बना रहे। प्याज और लहसुन खुले में रखते हैं, नमी से बचा करके। दूध को हम उबालते हैं। इस तरीके से हम कुछ उपाय यहाँ पर अपना सकते हैं। अगला अध्याय हमारा आता है यहाँ पर बीज 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 के अंतर्गत एक पौधे आता है यहाँ पर शिकारी पौधे के बारे में। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो चूहे, मेंढक, कीड़े मकोड़ों, छोटे मोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निफेंथिस सबसे ज्यादा मशहूर होता है, जिसे हम कलश पादप भी कहते हैं। और कलश पादप जो है ये भारत में कहाँ पाया था, ये प्रश्न बहुत बार सीटेट में पूछा गया है प्रश्न है। तो निफेंथिस जो होता है वैसे ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर है भारत में कहाँ पाएगा, मेघालय में। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं और ढक्कन बंद हो जाता है और पौधे के ऊपर पहुंचते कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। इस प्रकार ये पौधा उन कीड़ों का भक्षण कर लेता है। वेलक्रो स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मैस्ट्रेल ने 1948 में वेलक्रो बनाया था। और वेलक्रो क्या होती है, वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती है और जो खुलने पर चर चर की आवाजें आती है उसी को वेलक्रो कहा जाता है। और इसका उपयोग आपने देखा होगा बस्ते में, कपड़े के जूते में, पट्टे में आदि में। तो जो हम कभी कभी ऐसा ढक्कन होता है बैग वगैरह का या जूते का, जहां पर हम एक रुएदार कपड़ा लगा होता है, उसी को वेलक्रो कहा गया है यहाँ पर। और जब हम उसको निकालते हैं तो उसमें चर चर सी आवाजें आती है। चलिए, कौन कहां से आए, तो यहाँ पर कुछ बीजों संबंधित बातें हैं जो कौन कहां से आए। तो यहाँ पर मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। चाय जो थी ये असम, सोयाबीन चीन से आया है, भिंडी कॉफी अफ्रीका से, गोभी मटर यूरोप से, और बैगन, मूली, सैम, करेला, आम, संतरा, बैर, केला, पालक, परवल, टेंडा और मेथी ये सभी देशी हैं, यानी कि हमारे देश में ही ये इनके बीज है। आगे बात करते हैं बूंद बूंद दरिया दरिया की। तो बूंद बूंद दरिया दरिया मतलब कि ये पानी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न हमें मिलेंगे। तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में 650 साल पुराना तालाब है, जिसे घड़सीसर के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न बनता है घड़सीसर क्या है। तो ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक तालाब है जो कि 650 साल पुराना है और इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसमें 9 तालाब एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। इसी में यहाँ पर अल-बरूनी जो कि जिस देश से भारत में आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न बनता है ये कहाँ से आया था। अल-बरूनी ने उस समय तालाबों के बारे में यहाँ पर लिखा था। तो एक विदेशी यात्री थे। अगले प्रश्न यहाँ पर बनेगा हमारा, बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों ओर चबूतरे बनाए जाते थे। उत्तराखंड में पानी से जुड़ी एक रिवाज है, जो ब्याह के बाद नई दुल्हन आती है वह झरने या तालाब पर जाकर के सिर झुकाती है। बावड़ी को सीढ़ीदार कुआं भी कहा जाता है। और 1986 में जोधपुर के आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था तो भूली बिसरी बावड़ियों की याद आई थी और उन्हें फिर से साफ किया गया था, है ना, को फिर से याद किया गया था और फिर उन लोगों ने पानी उनका पिया था। चलिए आगे बात करते हैं कुएं के सूखने के कारणों की। तो यहाँ पर कुएं जो होते हैं क्यों सूख जाते हैं, तो हम जानते हैं कि कई जगह मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जाता है, मतलब कि ट्यूबवेल लगने के कारण से। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था वो अब नहीं रहे, बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ आसपास के जो पेड़ हैं, पार्क है, जमीन है, उनको पक्का कर दिया, कंक्रीट कर दिया, सीमेंटेड कर दिया। उस वजह से जमीन के अंदर पानी का रिसाव कम हो गया और कुएं जो है वो सूखने लगे हैं। तरुण भारत संघ एक संस्था है जो पानी के इंतजाम से जुड़ी होती है। इससे भी प्रश्न आता है तरुण भारत संघ किससे जुड़ा हुआ है। दड़की माई ये राजस्थान के अलवर जिले में गांव में रहती थी और इन्होंने तरुण भारत संघ के साथ मिलकर अपने गांव में तालाब बनवाया। तो इसीलिए माँ का नाम भी यहाँ पर प्रसिद्ध हुआ, दड़की माई। आगे बात करते हैं पानी का प्रयोग से संबंधित। पानी के प्रयोग में पहला आता है यहाँ पर दांडी यात्रा से संबंधित टॉपिक। और ये टॉपिक है, ये घटना 1930 की है, जब भारत की आजादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी और ऊपर नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया था। इसी कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। और गांधी जी ने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की
और इस गलत कानून को तोड़ा। नमक कैसे बनाया जाता है? तो समुद्र के पानी को जमीन पर जो क्यारियां होती हैं उनमें भर दिया जाता है और तेज धूप में पानी सूख जाता है, नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। इस प्रकार नमक बनाया जाता है। मृत सागर की बात करें तो मृत सागर जो होता है इतना खारा होता है। सभी सागरों के अंदर नमक होता है परंतु इसमें बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मृत सागर में इतना नमकीन है कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक, इतना इसमें नमक घुला है। और इसकी विशेष बात यह होती है यहाँ पर मृत सागर की कि हम यहाँ पर डूब नहीं सकते, है ना। क्या इतना नमकीन पानी चख पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। और सबसे मजे की बात यह कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे कि हम आराम से लेटे हैं, क्योंकि वहां के पानी का घनत्व जो है वो कुछ ज्यादा है। आगे बात करते हैं मच्छरों की दावत की। और मच्छरों की दावत जो होती है, मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस से होता है। तो ये प्रश्न आता है कि मलेरिया जो होता है कौन से मच्छर से होता है, नर या मादा से? तो हमेशा नाम को आपने बहुत बार पढ़ा भी, मादा एनाफिलिस के कारण होता है, तो मादा से ध्यान रखिएगा, मादा मच्छर के कारण ये होता है। नर मच्छर जो होता है तो फूलों के रस पर ही डिपेंड रहता है। चलिए आगे बात करते हैं मलेरिया की दवाई की। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाई जाती है। और पहले तो लोग छाल को उबाल कर और छान कर इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। माइक्रोस्कोप से एक चीज हम 1000 गुना बड़ी देख सकते हैं। और एनीमिया जो बीमारी होती है, ये खून में हेमोग्लोबिन या आयरन की कमी की वजह से एनीमिया होता है। और आयरन की इसी कमी को पूरा करने के लिए गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि दी जाती है और इनसे इसकी कमी को दूर किया जा सकता है। एनीमिया से ग्रसित बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है और इसी कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते, उनमें फुर्ती भी कम होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे वो समझने में परेशानी भी उनको होती है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि से बचाव के कुछ तरीके आप सभी जानते हैं। आसपास पानी इकट्ठा न होने दें और गड्ढों को भरते पानी के बर्तन, टंकी, कूलर आदि को साफ रखें। मच्छरदानी का प्रयोग करें। गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। और मच्छर पानी में अंडे देते हैं, इनके लार्वा कहा जाता है और ये भूरे रंग के कीड़े पानी में तैरते रहते हैं। रोनाल्ड रास जो थे ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पता लगाया था कि मलेरिया का वाहक मच्छर है। और रोनाल्ड रास को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगले अध्याय की बात कर सकते हैं। यहाँ पर हम डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो। तो यहाँ पर कुछ खेल संबंधित जो इंस्टीट्यूट है उनके बारे में है, जैसे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ये उत्तरकाशी में स्थित है। और पहाड़ों में चढ़ने से पहले सभी को नाश्ते में सुबह विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध दिया जाता है ताकि ठंड से बचाव और ज्यादा शक्ति मिल सके। पहाड़ों पर चढ़ते समय ग्रुप लीडर की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। और वो जिम्मेदारियां क्या होती है? तो जिससे बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, इसी के साथ अपने पूरे ग्रुप के साथ आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चढ़ ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, सबके खाने पीने का इंतजाम देखना और साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना, ये ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी होती है। चलिए आगे हम बात करते हैं चट्टानों से नीचे उतरने को पर्वतारोहण की भाषा में रैपलिंग कहा जाता है। तो रैपलिंग क्या होता है? जब पहाड़ से नीचे उतरते हैं तो उसी को पर्वतारोहण की भाषा में रैपलिंग कहा जाएगा। और कमर में रस्सी बांधकर डालकर उसमें एक स्लेग होता है जो एक तरह का हुक होता है और डालकर स्लिग को नदी पर बंधे मोटे रस्से में डाला जाता है। रॉक क्लाइंबिंग जो होता है, चट्टानों पर चढ़ना, रॉक क्लाइंबिंग कहलाता है। इसी के साथ में नदी पार करने के लिए एक किनारे से दूसरे किनारे तक मजबूत रस्सा बांधा जाता है और इसमें दोनों किनारों पर बड़े बड़े पिट ऑन से मजबूती से इसको बांधा जाता है, यानी कि खूंटों से बांधा जाता है। मिजोरम में मिजो भाषा जो होती है ये बोली जाती है। आगे यहाँ पर खेल से संबंधित कुछ खिलाड़ियों के नाम है, जैसे बछेंद्री पाल। तो ये गढ़वाल के नाकुरी गांव में रहने वाली थी और बड़े होकर इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली थी। इन्हें गाइड करने वाले जो थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। आगे बात करते हैं 1984 में बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया और बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन के 1:07 पर 8,900 मीटर की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो नेपाली नाम है सागरमाथा, पर कदम रखा था। करीब 43 मिनट तक वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही और इसी के साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था।
अगले अध्याय की यहाँ पर बात करते हैं बोलती इमारतों से संबंधित। तो बोलती इमारतें यानी कि जो ऐतिहासिक हमारी इमारतें होती है वो भी हमें बहुत कुछ बताती है। यदि हम उनको ध्यान से देखते हैं तो हमें बहुत कुछ वो अपने आप समझ में आता है। तो यहाँ पर ऐसी ही पार्ट का नाम रखा गया है बोलती इमारतें। और ये गोलकोंडा के बाहरी दीवार में 87 यहाँ पर बुर्ज हैं, 87 बुर्ज हैं इसमें। अब बुर्ज क्या होता है, तो आप देखें जब कोई भी किला होता है तो वहां पर ऐसे ऐसे जो बनाए जाते हैं किलों के बाहर, और वहां पर कहीं कहीं पर जो होते हैं कुछ से किले होते हैं जिसमें छेद होता है, उसमें वहां से निगरानी की जाती है। तो इन्हें बुर्ज कहा जाता है। जो आसपास किला होता है उसमें जगह जगह पर ऐसे चौकियां कह सकते हैं उनको अपनी भाषा में, है ना, जहां पर व्यक्ति बैठ करके निगरानी किया करते थे। तो ऐसे गोलकोंडा के बाहरी दीवार जो है आसपास किले के, वहां पर ऐसे 87 बुर्ज हैं। और गोलकोंडा के किले में सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने शासन किया। गोलकोंडा का किला काकतीय राजवंश ने बनाया था। आगे बढ़ते हैं बात यहाँ पर, औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूक और तोपों के साथ यहाँ हमला करना आई थी, पर वह किले में घुस न पाई क्योंकि उसकी पूरी सेना 8 महीनों तक ही बाहर बैठी रही, क्योंकि किला इतना मजबूत था और साथ ही साथ ऐसी निगरानी वहां पर की गई थी कि सेना उसके अंदर नहीं जा चुकी। म्यूजियम जो होता है ये इसमें बहुत पुरानी चीजें रखी जाती है, जैसे बर्तन, औजार, हथियार आदि। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हमारा है सुनीता अंतरिक्ष से संबंधित। और सुनीता विलियम्स ये 6 महीने से भी ज्यादा अंतरिक्ष में रही थी। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूर स्पेसशिप में ये गई थी। भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं। आगे बात करते हैं अंतरिक्ष से संबंधित कुछ मजेदार बातों की। तो यहां पर नील आर्मस्ट्रांग, सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। अंतरिक्ष में हम एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकते, यान में एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते हैं। और पानी भी वहां पर टिका नहीं रहता, वो बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता है। वहां खाना भी हमें अजीब तरीके से खाना पड़ता है। जहाँ सबसे ज्यादा मजा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते थे और उड़ते हुए खाने के पैकेट को पकड़ते थे। ये सुनीता विलियम्स का यहाँ पर अनुभव है जो उन्होंने बताया है। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी और बाल हमेशा खड़े ही रहते थे। तारे अक्सर टिमटिमाते हैं और कोई चमकती चीज अगर तेजी से गति चलती दिखे तो वो उपग्रह हो सकती है। टूटता तारा उल्का पिंड होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। आगे यहां पर बात करते हैं अगले अध्याय की। खत्म हो जाए तो अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर अड़ाजल की बावड़ी है। तो यहाँ पर मतलब जो जिस क्षेत्र में जो भी कुछ चीजें मशहूर हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। और यहाँ पर तेल से संबंधित पॉइंट है कुछ। जमीन से निकाला गया तेल गहरे रंग का, गाढ़ा, बदबूदार होता है। इसमें घुली मिली चीजें छुपी होती है, बहुत सारी चीजें। इन चीजों को अलग अलग साफ करने के लिए तेल रिफाइनरी में से भेजा जाता है और इस तेल से हमें मिलता है केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज के लिए ईंधन, एलपीजी, मोम, कोलतार, ग्रीस भी इसी से मिलते हैं। प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल किया जाता है और आजकल हमारे देश में लगभग 2/3 लोग उपले लकड़ी, सूखी टहनियां आदि का इस्तेमाल करते हैं ईंधन के रूप में। आगे अगला अध्याय हमारा है बसेरा, ऊंचाई पर ठंडा रेगिस्तान जिसे कहा जाता है लद्दाख। और इससे आपको हमेशा इसी डेट के अंदर प्रश्न मिलता है कि भारत में ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लद्दाख को। ये इलाका सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है और यहाँ दूर दूर तक दिखते थे बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान। लद्दाख में स्वागत को जूले जूले बोलते हैं। तो आपका भी चैनल में जूले जूले। लद्दाख के घरों की विशेषताएं की हम बात करते हैं तो यहाँ पर घर 2 मंजिला होते हैं और पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रख करके घर बने होते थे और उन पर मिट्टी और चूने की पुताई होती है। घर के अंदर छप्पर जैसे यहाँ पर लगते हैं, जैसे छप्पर बनाए हो। और लोग यहाँ ऊपर की मंजिल में रहते हैं, नीचे की मंजिल पर जानवरों के रहने की जगह होती है और जरूरत का सामान ये नीचे की मंजिल पर इकट्ठा करते हैं। सर्दी के दिनों में यहाँ लोग नीचे की मंजिल में ही जानवरों के पास रहते हैं और नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। और चांगथांग जम्मू कश्मीर राज्य में 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना एक मैदानी सुनसान पथरीला इलाका है
चांगथांग। और इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किलें होती है। और अंग्रेजी में लोनर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला, तो ये उस पार्ट के अंदर आया हुआ शब्द है लोनर। आगे बात करते हैं यहाँ पर चांगपा की। तो चांगपा जो है क्या है, मतलब लोगों का समूह है जो घुमंतु लोग होते हैं और वो हमेशा एक जगह पर नहीं रहते, उन्हें चांगपा कहा जाता है। अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर के वो पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं और इन जानवरों से अपनी जरूरतों का सामान मिल जाता है, जैसे दूध है, मांस है, टेंट के लिए चमड़ा है, स्वेटर, कोट, ऊन इत्यादि। चांगपा खास तरह की बकरियों को पालते हैं और जिनके बालों से दुनिया की सबसे मशहूर शाल पश्मीना ऊन बनती है। और जितनी ठंडी ऊंची जगह होगी बकरियों के बाल भी उतने ज्यादा नरम होंगे। ये लोग अपना पूरा घर सामान घोड़ों याक पर लाद कर घूमते हैं और जब आगे बढ़ना हो तो सिर्फ 2.5 घंटे में ये अपना डेरा समेट करके वहां से निकल पड़ते हैं और ये अपने टेंटों को रबो कहते हैं। आगे बात करते हैं याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियां बनाते हैं जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं और ये मजबूत और गर्म होती है। रेबो के पास ही भेड़ बकरियों को बांधने के लिए जगह बनी थी। इन्हें चांगपा लेखा कहते हैं और लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रख करके ये बनाते थे। दुनिया के सबसे मशहूर साल पश्मीना साल, और पश्मीना साल से हमेशा ही क्वेश्चन टेट में निकल करके आता ही आता है। देखिए पश्मीना साल जो होती है ना, इसमें 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म पर यह शॉल मोटी बिल्कुल भी नहीं होती है, मतलब एक सामान्य साल जैसे दिखती है पर वो गर्मी उसमें 6 स्वेटरों के बराबर होती है। अब देखिए पश्मीना ऊन क्या होता है। तो पश्मीना पहाड़ी बकरी की एक खास नस्ल से बनता है और जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। ऐसी बकरियां या भेड़ जो होती है उनके ऊन से ये साल बनती है। तो यहाँ सर्दियों में तापमान जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम, यानी कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। और इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत बारीक और नरम बाल उगाते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं और इन्हीं से बनाई जाती है पश्मीना शाल। तो देखिए वहां की बकरियां जो है ऐसी अनुकूलित होती है कि उनके शरीर पर ऐसे नरम नरम बाल उगते हैं और जो गर्मियों में झड़ जाते हैं और उन्हीं बालों से बनाई जाती है पश्मीना शाल। उनके बाल इतने पतले होते हैं कि 6 बाल मिलकर हमारे शरीर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। और पश्मीना शाल की एक विशेष बात होती है कि इसे हाथों से बुना जाता है और इनकी बुनाई करने के लिए खास बुनकर होते हैं। और एक पश्मीना शाल को बुनने में 250 घंटे का समय लगता है। अब इसमें आप देख सकते हैं कितने दिन में इसे 1 साल की बुनाई होती है। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब है ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। ये होता है इनकी भाषा में शब्द का मतलब चांगथांग का। ऊंचाई पर जाने पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और इसीलिए ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल होता है। पहाड़ों पर चढ़ने वाले कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेके जाते हैं। डल झील में तैरते हुए घरों को सिकारा बोलते हैं। ये शिकार नहीं है, सिकारा है, ठीक है, सिकारा बोलते हैं। श्रीनगर में बाहर से आए हुए टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं और हाउस बोट की लंबाई जो होती है 80 फुट तक होती है तथा बीच में चौड़ाई 8-9 फुट तक इसमें होती है। कश्मीरी लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते हैं, इसे दुकान या बेकरी से ही खरीदते हैं और इसलिए कश्मीर के हर गली कूचे में दिखती है एक बेकरी की दुकान। यहाँ पुराने घरों की खासियत होती है जलेदार खिड़कियां और यहाँ बाहर की ओर उभरी होती है, इन्हें डब कहा जाता है। इनमें बैठकर बाहर का नजारा बढ़िया दिखता है। हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें खास डिजाइन खत्म बंद जो कि जिगसा पजल जैसा यहाँ पर दिखता है। बोट की तरह बने हुए लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते हैं और श्रीनगर की डल झील झेलम नदी में भी इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं और मकान की तरह ही डोंगे में भी अलग अलग कमरे भी होते हैं। आगे हम अगले अध्याय की बात करते हैं। यहाँ पर जब धरती कांपी, तो ये भूकंप से संबंधित चैप्टर है। 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आए हुए भूकंप से कई लोग मारे गए थे और बहुत लोग घायल भी हुए थे। बहुतों की हालत इससे ज्यादा खराब भी थी। अब भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए? अगर हो सके तो खुले में बाहर निकल आओ। अगर घर से बाहर नहीं निकल सकते हो तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज या मेज के नीचे छिप जाओ और उसे पकड़े रखो ताकि तुम फिसल कर दूर ना जाओ और कंपन रुकने का इंतजार करो।
अगला चैप्टर हमारा है उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो उसी से ठंडा उसी से गर्म कहानी के लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन है, और जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं। सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा, इसीलिए सांस के साथ ही भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदे जैसी बन जाती है, और यही नमी शीशे को धुंधला करती है। डॉक्टर हमारी छाती पर स्टेथोस्कोप लगा करके हमारे हृदय की धड़कन सुन सकते हैं, तो डॉक्टर के पास चेकअप कराते हैं, तो आपने देखा है वो कान में लगा, जिसे आला भी कहा जाता है। अगला अध्याय हमारा यहाँ पर कौन करेगा यह काम। तो यहाँ पर संत चरण रज सेविता सहज किताब के लेखक नारायण भाई देसाई हैं, और गोरेगांव महाराष्ट्र के से संबंधित है। यहाँ पर भीम यानी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर है, और आजादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में हमारे देश का संविधान तैयार हुआ था। अगला यहाँ पर हमारा चैप्टर आता है फांदली दीवार, और फांदली दीवार से संबंधित कुछ यहाँ पर पॉइंट निकल करके आते हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन ये मुंबई में स्थित है, और नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन ये भी मुंबई में स्थित है। अगला चैप्टर हमारा आता है जाएं तो जाएं कहां। डामर कोलतार को कहा जाता है। किसानों की कहानी बीज की जुबानी अगला चैप्टर है हमारा। तो वनगाम ये गुजरात के अंदर स्थित है। आगे यहां पर बात करते हैं उधियूं की। उधियूं क्या होता है? तो सर्दियों में खेतों में ही ताजी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते हैं और उनको सीलबंद कर देते हैं, और कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रख करके सब्जियों को पकाया जाता है, और इस प्रकार से पकी हुई सब्जी जो होती है उसी को उधियूं कहा जाता है। तो गुजरात में उधियूं का मतलब होता है उल्टा, और उधियूं के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों की सौंधी खुशबू, साथ ही घर के दूध का मक्खन, दही और जितनी चाहे उतनी छाछ मिलती है। तो यहाँ पर गुजरात से संबंधित व्यंजन है उधियूं, उसके बारे में ये पॉइंट थे। आगे यहाँ पर बात करते हैं केंचुओं से संबंधित। केंचुए जमीन में छेद बनाते रहते हैं, और जिससे जमीन पोली हो जाती है, और इन केंचुओं के मल से जमीन उपजाऊ भी बनती है। आगे यहाँ पर आता है क्रोटन पौधा। यह पौधा फसल के साथ बोया जाता है, और जो यह बताने में समर्थ है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता है। इसकी जड़ें अधिक नीचे तक नहीं जाती, और जब यह पौधा मुरझाने लगता है तो किसान को पता चल जाता है तो ये फसल को पानी की आवश्यकता है, और इसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती है। तो देखिए क्रोटन का पौधा यहाँ पर एक इंडिकेटर है कि फसल को पानी कब देना है, तो ये संकेत कर देता है। अगले अध्याय की बात करते हैं किसके जंगल से संबंधित की। तो किसके जंगल कुड़ुक भाषा बोली जाती है झारखंड में। तो यहाँ पर झारखंड से संबंधित है कुड़ुक भाषा। सूर्यमणि का संबंध भी यहाँ पर है झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन। तो यहाँ पर पर्यावरण संबंधित हमें कुछ पर्यावरणविद के नाम आते हैं, उसमें यहाँ पर आपको नाम आता है सूर्यमणि का। तो झारखंड के जंगल बचाओ आंदोलन से ये संबंधित है। तोरांग कहा जाता है कुड़ुक भाषा में। तोरांग का मतलब होता है जंगल। तो यहाँ पर तोरांग एक शब्द मिल रहा है, और तोरांग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा जाता है। गाने बजाने की कई चीजें, जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी इसमें होते हैं। जंगल अधिकार कानून। तो 2007 में यह कानून आदिवासियों को उनके जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रहे हैं उनका वहां जंगल और वहां पैदा होने वाली चीजों पर हक है। आगे बात करते हैं उन्हें जंगल से हटाया न जाए। जंगल बचाने का काम भी उन्हीं की ग्राम में सभी करें। 18 जमीन। तो 18 जमीन थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है कुछ। हम जितनी जमीन पर बोते हैं उसे ही 18 जमीन बोलते हैं। आगे यहाँ पर बात करते हैं झूम खेती की। तो झूम खेती जो होती है मिजोरम राज्य में झूम खेती की जाती है, और इसमें फसल काटने के बाद जमीन को कुछ सालों तक आराम करने देते हैं और उसमें खेती नहीं कर देते हैं। तो झूम खेती क्या होता है, एक जगह की जो झाड़ियां होती है उनको सब जला दिया जाता है और वहां पर खेती की जाती है, फिर कुछ सालों तक उसे छोड़ देते हैं और फिर अगली जगह ऐसा करते हैं। इसी को झूम खेती कहा जाता है। तो इस जगह में जो बांस जंगल में उग जाते हैं उन्हें उखाड़ते नहीं बल्कि बस गिराकर जला देते हैं, और यही राख जमीन में खाद का कार्य करती है। फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता और मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जी, मिर्च और चावल आदि बोए जाते हैं। आगे यहाँ पर बात करते हैं चेराव से संबंधित की। तो मिजोरम में फसल पकने पर सबसे बड़ा गांव का त्योहार मनाया जाता है और सब साथ में इसमें खाना पकाते हैं, खाते हैं और मजे करते हैं। चेराव में चेराव नाच भी करते हैं और इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने नाचती है।
बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को ये पीटते हैं और डंडियों के बीच लोगों एक कतार में खड़े होकर के कूदते हैं। इसी के साथ में मिजोरम लगभग 3/4 लोग जंगलों से इसमें जुड़े हैं। आगे यहाँ पर बात करते हैं हम किसकी झलक किसकी छाप से संबंधित की। तो यहाँ पर किसकी झलक किसकी छाप ग्रेगर जॉन मेंडल से संबंधित है। ये पॉइंट यहाँ पर मेंडल का, और मेंडल जो थे ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे और इनका जन्म 1822 में गरीब किसान परिवार में हुआ था और इन्होंने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर किए थे। अगला यहाँ पर अध्याय है फिर चला काफिला। तो पूरन पोली यहाँ पर आ रहा है और चने की दाल की मीठी रोटियां होती हैं, उन्हीं रोटियों को कहा जाता है पूरन पोली। तो यहाँ पर हमारे 22 अध्याय जो हैं ये 7 हमने जो कंप्लीट किए हैं ये समाप्त होते हैं और इन 5वीं के पर्यावरण से जो भी पॉइंट जिनसे प्रश्न अक्सर आते हैं वो सब हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। और इन्हीं से संबंधित आप यदि क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, हम इनके क्वेश्चन आंसर भी आपको उपलब्ध करवा देंगे और हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आपने जो समय हमें दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।